सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते थे, एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गांव की हवा में मिट्टी की महक हमेशा घुली रहती थी, लेकिन इस किसान की जमीन जो कभी उपजाऊ हुआ करती थी अब बंजर हो चुकी थी। फिर भी वो हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ उठता और उस जमीन पर मेहनत करता, मानो उसकी मेहनत से एक दिन चमत्कार हो जाएगा। गाँव के लोग उसे विजय कहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में विजय जैसा कुछ नहीं था। वर्षों से सूखा, गरीबी और निराशा ने उसे घेर रखा था। फिर भी विजय का दिल मजबूत था। वो मानता था कि धरती माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। गांव में अफवाहें थीं कि जंगल में कोई जादुई शक्ति है जो सच्चे दिल वालों को आशीर्वाद देती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता था। विजय की कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन लंबे सफर के बाद। बेटा विजय, मैंने सेठ जी से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। हमें तेरा बहुत ख्याल है विजय, इसलिए ये कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। देख, तेरे पिताजी के जाने के बाद से हम दोनों ही तो हैं। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तू जवान है, लेकिन ये बंजर जमीन हमें कहीं नहीं ले जाएगी। सेठ जी अच्छे आदमी हैं, उनके यहाँ काम करके हम थोड़ा सा चैन से जी सकेंगे। क्या माँ, तुमने क्यों बात की वहाँ? हम नहीं जाएंगे। हमारा खुद का खेत है, तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाए? हम गरीब सही मगर खुददार है। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो माँ, हम अपनी ही जमीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की चाकरी नहीं करेंगे। याद है ना, पिताजी कहते थे कि अपनी जमीन कभी मत छोड़ना, वो एक दिन जरूर फल देगी। मैं उस बात पर यकीन करता हूँ। सेठ जी के यहाँ काम करके क्या मिलेगा? बस 2 वक्त की रोटी, लेकिन सम्मान वो तो अपनी जमीन पर ही मिलेगा। अरे विजय, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है, ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा, हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। पिछले 3 साल से यही हो रहा है। बीज डालो, पानी दो, लेकिन कुछ नहीं उगता। गांव वाले हंसते हैं हम पर। मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे टूटते हुए। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी जमीन से सोना निकालेंगे। सोना, ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मैंने सुना है जंगल में कोई पुराना मंदिर है जहाँ से पानी की धारा निकलती है। शायद वो पानी हमारी जमीन को जिंदा कर दे। मैं कोशिश करता रहूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। विजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न हालातों से डर लगता था, न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वो उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता, जहाँ सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। गाँव के बच्चे उसे देखकर सीखते थे कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन बड़े लोग उसे पागल कहते थे। विजय की दिनचर्या हमेशा एक जैसी थी। सुबह खेत, दिन भर मेहनत, शाम को थककर घर लौटना। लेकिन आज का दिन अलग था। आज वो तय कर चुका था कि जंगल से कुछ विशेष जड़ी बूटियां लाएगा जो जमीन को उपजाऊ बना सकती हैं। विजय खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोला। वो था रमेश, गाँव का एक व्यापारी जो हमेशा विजय को ताना मारता था। रमेश अमीर था, उसके पास कई एकड़ जमीन थी, लेकिन वो विजय की मेहनत से जलता था। अरे विजय भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। कितनी बार कहा मैंने, ये जमीन बेच दो मुझे, मैं अच्छे पैसे दूंगा। तुम्हारी माँ की दवा के लिए भी काफी होंगे।
लेकिन तुम तो जिद्दी हो। देखो मेरे खेत में इस साल कितनी अच्छी फसल हुई है। गेहूं की बालियां लहलहा रही है। तुम्हारी जमीन तो बस पत्थरों से भरी है। अरे रमेश भाई, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है। जैसा वो चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। तुम्हारी जमीन अच्छी है क्योंकि तुमने पैसे प्लान्स लाए, लेकिन मेरी जमीन मेरी मेहनत से चमकेगी। एक दिन तुम खुद देखोगे। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब भूख लगेगी तो मेरे पास आना, मैं काम दे दूंगा। रमेश चला गया, लेकिन उसके शब्द विजय के दिल में चुभ गए। फिर भी विजय ने मेहनत जारी रखी। दोपहर हो गई, सूरज की धूप तेज थी। विजय थक हार कर घर लौटा। घर पहुंचते ही वो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। उसका चेहरा उदास था, आंखें नम। घर में कुछ भी नहीं था, न अनाज न लकड़ियाँ। गरीबी की मार साफ दिख रही थी। विजय का दिल टूट गया। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है, बताओ ना, मैं हूँ ना। बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसलिए चूल्हा कैसे जलेगा? कल से अनाज भी खत्म हो गया है। सेठ जी से उधार मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं पहले पुराना कर्ज चुकाओ। अब क्या करेंगे हम? बस इतनी सी बात है माँ, हम अभी जाकर ले आते हैं लकड़ियाँ, और अनाज के लिए मैं कुछ इंतजाम करूँगा। तुम चिंता मत करो। जंगल से लकड़ियाँ लाकर चूल्हा जलाएंगे और आज रात खाना विजय लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वो इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। जंगल घना था, पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन विजय के मन में सिर्फ घर की चिंता थी। वो सोच रहा था कि कैसे अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए। तभी उसे याद आया कि जंगल में एक पुराना कुआं है जहाँ से मीठा पानी निकलता है। शायद वो पानी उसकी जमीन के लिए वरदान साबित हो। लेकिन पहले लकड़ियाँ। लग रहा है विजय, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरी। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी। चलो, लकड़ियाँ तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी, लेकिन इस बार मैं उस पुराने कुएं से पानी भी ले आऊंगा। शायद वो जादुई हो। विजय लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी आसमान अचानक काले बादलों से घिराता है। एक पल पहले तक जो सूरज की धूप थी, अब वो कहीं खो गई और फिर तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज थी कि विजय भीग गया। लकड़ियां गीली हो गईं, लेकिन वो रुका नहीं। वो सोच रहा था कि बारिश शायद शुभ संकेत है, धरती को पानी मिल रहा है। लो, हो गया सत्यानाश। भीगे कपड़ों को बचाऊं या लकड़ियों की गठरी को? अब हम क्या करें? बारिश भी ना, लेकिन शायद ये बारिश हमारी जमीन के लिए अच्छी हो। चलो, किसी जगह छिपते हैं। बारिश तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें अब बौछार बन चुकी थीं। विजय की आंखों में जलन थी, हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़ किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। विजय देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। बूढ़ा शांत था, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो रामदास था, जंगल का एक पुराना निवासी जो जड़ी बूटियों का जानकार था। आजा बेटा, अंदर आजा। भीग जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। ये जंगल की बारिश है, जल्दी रुक जाएगी। बैठ, थोड़ा आराम कर। मैं रामदास हूँ, यही जंगलों में मेरा घर है। विजय बारिश रुकने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रामदास ने उसे जंगल की कहानियाँ सुनाई। विजय को लगा कि ये बूढ़ा कुछ जानता है जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अभी समय नहीं था। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। बारिश रुक गई है, माँ भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बार आऊंगा, आपसे जड़ी बूटियों के बारे में बात करूंगा। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं बारिश फिर ना होने लगे। और याद रखना, जंगल में सब कुछ है, बस सच्चे दिल से मांगना पड़ता है। विजय लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि उसके घर पर कमला चाची आई हुई थीं। कमला चाची गांव की मैच मेकर थीं, जो हमेशा रिश्ते जोड़ती रहती थीं। वह विजय की मां की पुरानी सहेली थीं। आज वह एक प्रस्ताव लेकर आई थीं। घर में हल्की सी खुशबू फैली थी, लेकिन गरीबी का साया अभी भी था। ओ विजय, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। लड़की का नाम सावित्री है, जंगल के पास वाले गांव की। उसका बाप बूढ़ा है, लेकिन लड़की अच्छी है। अरे चाची, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमा लें, कुछ बचा लें, थोड़े पैसे जोड़ लें, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। और वो सावित्री मैंने कभी देखा नहीं। अभी तो जमीन संभालने की चिंता है। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रीछता रहेगा विजय? होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी माँ क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? सोच ले, सावित्री अच्छी लड़की है, घर संभाल लेगी। छोड़ दो ना चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। तब शादी करूंगा धूमधाम से। अच्छा, चलती हूँ। इस पागल को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। लेकिन याद रखना, मौका हाथ से निकल जाएगा। क्यों विजय, तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। कमला ने ठीक कहा, शादी कर ले। घर में बहू आएगी तो खुशियां आएंगी। माँ, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ, और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। शादी की बात बाद में, पहले जमीन। विजय अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार विजय ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता, सुबह से शाम तक पानी देता, घास निकालता, लेकिन कुछ नहीं उगता। गांव वाले ताना मारते, लेकिन विजय हार नहीं मानता। वह जंगल से जड़ी लाता, मिट्टी में मिलाता। महीने बीत गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं। फिर एक दिन वह फिर जंगल गया, इस बार पानी के लिए। हाय राम, सभी के खेतों में से फसल निकल रही है, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। विजय, तू बस मेहनत करता रहे, भगवान देख रहा है। इस बार वो जादुई पानी काम करेगा। विजय ये सब अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी रमेश आ जाता है। रमेश की आंखों में जलन थी, क्योंकि उसकी फसल अच्छी हुई थी। क्या हुआ विजय भैया, जमीन सोना नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। मेरी सलाह मानो, बेच दो। इतना कहकर वह हंसते हुए वहां से चला गया। विजय का मन भर आया। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। विजय ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। घंटों काटने के बाद जब लकड़ियां बांध लीं और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। विजय रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता जाता है। जंगल और घना होता गया। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। वह थक गया, लेकिन रुका नहीं। अरे विजय, लगता है तू गुस्से गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब तू घर कैसे जाएगा? माँ चिंता कर रही होगी। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थीं और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था।
तभी सामने एक हल्की सी धुंध में से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। रामदास खड़ा था, जैसे विजय का इंतजार कर रहा हो। बाबा, आप यहाँ देखिए ना, हम रास्ता भटक गए हैं। आप हमें रास्ता बता देंगे क्या? और वो जड़ी बूटियाँ क्या आपके पास हैं? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, लेकिन पहले बैठो, थोड़ी बातें करें। जड़ी बूटियां तो हैं, लेकिन पहले अपनी कहानी सुनाओ। बाबा, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे? कोई खतरा नहीं लगता? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियाँ लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बेटा, मेरी बेटी सावित्री है, वो जड़ी बूटियों की जानकार है। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। थोड़ी दूर चलने के बाद रामदास थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। विजय एक पत्थर पर बैठा था। रामदास पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठे थे। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थीं। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी की शादी की चिंता में। तभी रामदास ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा। उन्होंने विजय को जंगल की एक पुरानी कथा सुनाई, एक देवी की जो मेहनती लोगों को आशीर्वाद देती है। बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? तुम्हारी आंखों में वो दर्द है जो मैंने अपनी जवानी में देखा था। मेरा नाम विजय है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूँ तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेत में फसल लहलहा रही है, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए हम आज गुस्से में जंगल चले आए थे लकड़ी काटने। बाबा, क्या कोई जड़ी है जो जमीन को जिंदा कर दे? सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, मेरी सावित्री तुम्हारी जमीन के लिए कुछ कर सकती है। वो जंगल की देवी की पूजा करती है। तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूं क्या? हाँ बाबा, बोलिए, क्या बोलना है? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूं मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब ये शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं। सावित्री तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी के साथ खुश रहेगी। रामदास की बात सुनकर विजय जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे। आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसने अचानक अपने पैर समेटे, गला साफ किया और हड़बड़ाकर कहा, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि शादी से पहले अपनी स्थिति सुधारनी है। फिर भी रामदास की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। नहीं बाबा, हमारा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो खुद अभी नहीं जानते कि हम अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। हम तो इतना भी नहीं कमाते कि किसी और को खुशी से रख सकें। आपकी बेटी की किस्मत हमसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि हमारे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए बाबा। हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पति बनने के काबिल अभी नहीं हुए, लेकिन अगर सावित्री जड़ी बूटियां जानती है तो मिलवा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं मिलवा दूंगा, लेकिन बेटा तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। पल आना, सावित्री से मिलना, वो तुम्हें जंगल की रहस्यमयी जड़ी दिखाएगी। विजय चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। रात भर वह सो नहीं सका। शादी की बात, जमीन की चिंता, सब घूम रहा था। तभी उसकी माँ आकर उससे पूछती हैं। माँ को लगा कि विजय कुछ छिपा रहा है। विजय बेटा, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? जंगल से लौटकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। विजय अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। उसने रामदास से मिलने की बात, शादी का प्रस्ताव, जड़ी बूटियों की बात सब कही।
माँ सुनकर खुश हुई लेकिन चिंतित भी। माँ तुम ही बताओ, क्या हमें उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? वो बूढ़ा रामदास बहुत बीमार लग रहा था। सावित्री अच्छी है, लेकिन हमारी हालत। बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। विजय और उसकी माँ रामदास की बेटी सावित्री से मिलने जाते हैं। ये मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे विजय बेटा, आओ आओ। बहन जी आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। ये मेरी बेटी सावित्री है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। देखो सावित्री, ये विजय है। रामदास की झोपड़ी साधारण थी, लेकिन सावित्री सुंदर और बुद्धिमान लगी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाती थी। क्या आप लोगों को मेरी बेटी पसंद है? अगर आपके घर मेरी बेटी का रिश्ता होगा तो हमारा भाग्य खुल जाएगा। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। हम इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। और फिर विजय और सावित्री की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। गांव वाले हैरान थे लेकिन खुश भी। शादी के बाद विजय और उसकी माँ सावित्री को घर ले आते हैं। धीरे धीरे सावित्री भी घर को संभाल लेती है। घर में खुशियां आईं, लेकिन जमीन अभी भी बंजर थी। कुछ दिन बाद विजय फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वो खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है, पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं, मगर विजय का खेत वही पुरानी सूखी मिट्टी, दरारों से भरी जमीन। हवा भी जैसे चुप है, वहाँ कोई हरियाली नहीं। विजय खेत में अकेला बैठा है। तभी गांव का एक युवक मोहन उसके पास आता है। मोहन विजय का दोस्त था, लेकिन वो भी चिंतित था। क्या हुआ विजय भाई? अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने। अब तो आपकी दुल्हनिया भी आ गई है। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। सावित्री भाभी घर संभाल रही हैं। तुम सेठ जी के यहाँ काम कर लो। विजय चुप रहता है। वो सोच रहा था कि सावित्री की जड़ी काम क्यों नहीं कर रही। मोहन आगे बोलता है, देखिए, सबके खेत लहला रहे हैं और एक आप हो। अभी भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लो। सावित्री बेटी, जरा देख तो, दोपहर हो गई है और विजय अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ और मैं विजय जी को मंदिर जाने के लिए मनाऊंगी। वो देवी मदद करेंगी। विजय खेत में उदास बैठा था। तभी वहाँ सावित्री खाना लेकर पहुँचती है। वो विजय को देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन मुस्कुराती है। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटा नहीं, भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए और चिंता मत करिए, मैंने जड़ी लगाई है, असर होगा। लेकिन पहले मंदिर चलिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही। सूनी जमीन, सूने सपने। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई हमारी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहलहा रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर, जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हों। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। सावित्री, तुम्हारी जड़ी भी काम नहीं कर रही। सावित्री आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़ते हैं, विजय को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो। और पल भर को वह सब भूल जाता है, परेशानियाँ, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस होता है शायद ये वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सावित्री का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था,
वो उम्मीद लाई थी, लेकिन अभी बदलाव छोटा था। पूरा चमत्कार होने में समय लगता। चलो सावित्री, घर चलते हैं। हम वहीं खाना खाएंगे माँ के साथ। हमारा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है। हमें घर जाना है, लेकिन कल हम मंदिर जाएंगे साथ में। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब विजय भी उम्मीद छोड़ देता है। वो चुपचाप जमींदार के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। विजय दिन रात काम करता, लेकिन दिल में जमीन की याद रहती। सावित्री उसे मंदिर ले जाने का जिद करती। एक दिन सुबह उठकर दोनों मंदिर जाते हैं। उसके अगले दिन मंदिर की देवी का चमत्कार होता है। विजय भैया, ओ विजय भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। विजय, उसकी माँ और सावित्री तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। उसके चेहरे पर खुशी थी। मोहन गांव का किसान और विजय का दोस्त था, जो सुबह खेत देखने गया था। क्या हुआ मोहन? इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? कोई दुर्घटना तो नहीं? अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। विजय और सभी लोग गांव की पगडंडी से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वे विजय के खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही विजय की नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, वह स्तब्ध रह जाता है। उसकी बंजर जमीन अब हरियाली से लहलहा रही थी। धान की बालियां झूम रही थीं, जैसे रातों रात चमत्कार हो गया हो। सावित्री की जड़ी और देवी का आशीर्वाद काम कर गया था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे। रमेश भी आया, लेकिन अब जलन की जगह शर्म थी। ये कैसे? कल तक तो बंजर थी। सावित्री, तुम्हारी जड़ी और देवी का आशीर्वाद का ही असर है। जी, मैंने कहा था ना, मेहनत और विश्वास से सब होता है। अब ये जमीन सोना उगलेगी। भगवान की कृपा है बेटा, अब हम खुश रहेंगे। इसके बाद विजय की जिंदगी बदल गई। उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। वह गांव का सबसे अमीर किसान बना और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई।